क्वेश्चन है वो प्रशांत, मेरे बाजू में प्रशांत बैठे हैं, इनसे पूछता हूँ क्योंकि ये महाराष्ट्र में इनकी फैक्ट्री है और ये गीमाटेक्स के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और ये जो ग्रुप है वन ऑफ द ओल्डेस्ट ग्रुप है उस एरिया का, कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा जो इंडिया की एकरेज है वो महाराष्ट्र में है, लेकिन महाराष्ट्र की जो उपज है वो कोई 330 किलोग्राम पर हेक्टेयर है। तो ऐसा क्यों है, क्या कारण है और वो वहाँ पे हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आपकी राय क्या है ताकि हम अपने एसोसिएशन के जरिए से और गवर्नमेंट के माध्यम से इस स्टेट को कैसे ऊपर ला सकते हैं जिससे देश की एवरेज जो है वो भी बढ़े और अपनी उपज की जो अवेलेबिलिटी है वो बढ़े? थैंक यू प्रेम अंकल, आपने बहुत ही सही सवाल पूछा। बहुत दुखद बात है ये कि हम महाराष्ट्र जहाँ पर हाईएस्ट एकरेज है इस कंट्री का, वो सबसे इनएफिशिएंट एरिया है, सबसे लो यील्ड प्रोडक्टिव एरिया है और ये बहुत एक मैटर ऑफ कंसर्न है। और इसलिए CTCDRA के थ्रू हमारा फोकस विदर्भ एरिया पे पर्टिकुलरली है, जहाँ के फार्मर्स का प्लाइट आप सब लोग बहुत अच्छे से जानते ही हैं कि कितनी वहाँ पर आत्महत्याएं होती आई है। और उसका एक कारण जो आपने मुझसे पूछा, उसका एनालिसिस हमने CTCDRA के माध्यम से किया है। उसमें ये रहा है कि महाराष्ट्र में मोस्टली एरियाज आर रेन डिपेंडेंट, दे आर रेन फेड, और रेन फेड एरिया में यील्ड यदि आप कंपेयर करेंगे इरिगेटेड एरिया से या ड्रिप इरिगेटेड एरिया से कंपैरेटिवली बहुत कम आती है। इसलिए CTCDRA का फोकस वहाँ पर इस पर रहा है कि हम प्रॉपर सॉइल टेस्टिंग करें। हमने RCF के साथ वहाँ पर टाई अप किया है। हमारे स्काउट गाइड्स पूरे फील्ड एरियाज में घूमकर आइडेंटिफाई करते हैं कि सॉइल टाइप क्या है, कौन सा सीड उनके लिए उपयोगी रहेगा और उसके हिसाब से उन्हें राइट सीड फीड किया जाता है। साथ में हम उन्हें कोशिश करते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस के बारे में अवगत कराएं। उसके लिए हम लोग CICR और सिरकॉट जैसी एजेंसीज का उपयोग करते हैं, जो कि फॉर्चुनेटली हमारे विदर्भ एरिया में ही अवेलेबल हैं और उनके द्वारा हम ये जानकारी उनके तक पहुंचा रहे हैं CTCDRA के माध्यम से, हमारे स्काउट गाइड के माध्यम से, कि उन्हें राइट टाइम पे राइट इनपुट्स दिए जाएं। कब कौन सा पेस्टिसाइड यूज किया जाए, कब क्या मौसम रहेगा, कब सीड को बोइंग करना है, कब हमें हार्वेस्टिंग करना है, उस टाइप की सब बेस्ट प्रैक्टिसेस हम उनसे शेयर करते हैं, सो दैट एटलीस्ट आने वाले समय में उनकी जो यील्ड में इंप्रूवमेंट मिले। और आज जो ये महाराष्ट्र पे जो टैग लग गया है लोएस्ट यील्ड प्रोड्यूसर एंड मोस्ट इनएफिशिएंट एरिया पूरे देश का, इन स्पाइट ऑफ हैविंग द हाईएस्ट एकरेज, ये हमें दूर करने के लिए हम लोग बहुत प्रतिबद्ध है और इस पे हमारी पूरी कोशिश जारी है। आने वाले समय में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग ने अभी जो विदर्भ एरिया में एक और प्रॉब्लम जो रही है वो है पिंक बोलवर्म की। हमारे यहाँ पिंक बोलवर्म का प्रमाण बहुत ज्यादा रहा है, जिसके कारण क्वालिटी ऑफ कॉटन तो गिरी ही गिरी, साथ ही किसानों को बहुत बार अपने यील्ड का लॉस सहना पड़ा। उनके तबियत पे उसका बहुत बुरा असर हुआ। प्लकिंग करने जो किसान खेती में जाते हैं उनके ऊपर खाज का एक बहुत बड़ा प्रकोप आता है और कई बीमारियां उन्हें सहनी पड़ती है। उसके लिए भी हमने आगे कई सारे फेरोमोन ट्रैप टाइप के सॉल्यूशंस प्रोवाइड किए हैं हमारे वहाँ पे टेक्नीशियंस, और उसके द्वारा हम पूरी जानकारी देते आ रहे हैं। कुछ इंप्रूवमेंट हुआ है और आने वाले समय में जैसा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी का उपयोग हम करने का सोच रहे हैं अभी CTCDRA के माध्यम से, क्योंकि एक बहुत बड़ा, जब वहाँ पर पेस्टिसाइड के भी आपने सुना होगा कि पेस्टिसाइड से भी डेथ्स हुई है, जब स्प्रे करते हैं तो वो इनहेल हो जाती है, तो दैट काइंड ऑफ प्रॉब्लम ऑल्सो हमने कुछ एनकाउंटर किया है। एंड मैं इस फोरम पे आप लोगों से निवेदन करूंगा, और हमारे CTCDRA के चेयरमैन हमारे साथ बैठे हैं इस टेबल पे, हमारा रिक्वेस्ट रहेगा कि आने वाले समय में हमने इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना चाहिए, ड्रिप इरिगेशन का फॉर फीडिंग ऑफ वाटर, ड्रोन टेक्नोलॉजी का फॉर पेस्टिसाइड, एज वेल एज फॉर हार्वेस्टिंग, मैकेनिकल हार्वेस्टर्स, एंड साथ ही साथ इंश्योरेंस लेकर हम फार्मर के जान को, उसके क्रॉप का इंश्योरेंस ले सकते हैं। और हम साथ ही साथ आज सीड प्रोड्यूसिंग कंपनीज भी हमारी इस टेबल पे है, उनसे मेरा निवेदन रहेगा कि ऐसे सीड्स पे फोकस करें जिसमें हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए जा सके, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमने भले ही पिछले 5 सालों से इस बारे में बहुत बातचीत करी है हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए, बट ज़्यादा सीड्स
अवेलेबल नहीं है, मैं CICR के साथ काफ़ी बार काम भी किया हूँ, आपके साथ भी बैठा हूँ कई बार, बट उतनी लाइन वेराइटीज अवेलेबल नहीं है जो हाई डेंसिटी प्लांटेशन के लिए सूटेबल है, पर्टिकुलरली फॉर विदर्भ की जो सॉइल कंडीशन है उसके लिए। तो उस पर काम करें, ऐसे कॉटन पे काम करें जिसमें कॉटन लिंट का परसेंटेज 40% से ज़्यादा हो या एटलीस्ट अधिक हो, आज 32-33% से ज़्यादा मिले। तो यदि इन चीज़ों पे काम किया जाए तो हम ये किसान का जो एक तकलीफ है कपास को उगाने में, इसको दूर कर पाएंगे। साथ ही साथ एक डाउनस्ट्रीम इंडस्ट्री का रोल है जो मैं अगले सेकंड क्वेश्चन में टेकअप करना चाहूँगा, बट दीज आर द एरियाज विच आर ऑफ कंसर्न। I will ask you to prepare along with Varale ji, a piece of paper के क्या एक्शन लेने चाहिए और कौन से इलाकों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज इतना बड़ा महाराष्ट्र है, अपने प्रोजेक्ट में एक डेमोन्स्ट्रेशन करके, राइट, एक पर्टिकुलर एरिया को अडॉप्ट करके उसमें इन प्रैक्टिसेस को प्रूव करके और फिर बाकियों को वहाँ बुला के उनको दिखा के ना, तो वो डेमोन्स्ट्रेशन करें जिससे कि वो बढ़े। तो ऐसा कोई प्रबंध आपने करेंगे और आपको हमारी जो भी सिटी CDRA की भी से ज़रूरत पड़ेगी वो हम उसके लिए करेंगे। जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी काम हो रहा है, अच्छा, राजस्थान में काफ़ी हो चुका है और बढ़ता रहेगा, तो ऐसे ही महाराष्ट्र को अपने आगे बढ़ा सकते हैं। श्योर अंकल, विल वर्क। Okay, thank you. The second question, if anybody else, it's not that this question was to Mr. Prashant Mohta. Any of you can interject and make your contribution on this point. इसमें एक मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। 2019 में मैं ब्राज़ील विज़िट करके आया था। ब्राज़ील इज़ आल्सो रेन फेड एरिया, कोई इसमें इरिगेशन फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। तो ब्राज़ील यू में भी नोइंग हाईएस्ट यील्ड गिविंग कंट्री है, 1800 प्लस की उसकी यील्ड आ रही है, और ये सारा कुछ पिछले 5-7 सालों में ही हुआ वहाँ पे। इससे पहले ब्राज़ील की जो प्रोडक्शन थी ऑलमोस्ट 1.5 मिलियन टन थी, जो कि बढ़ के अब 2.8 मिलियन टन के आसपास पहुँच गई है। तो उसमें जो सबसे बढ़िया देखने वाली बात क्या थी कि चाहे वो मोटो ग्रोसो है, चाहे वो उनका दूसरे स्टेट्स हैं, फार्मर्स की अपनी ही वहाँ पे सीड ब्रीडिंग उन्होंने अपने स्टेशंस खोले हुए थे, और उन्होंने ये पक्का तय किया हुआ था कि जो भी सीड्स नए डेवलप होंगे नेक्स्ट ईयर, जो भी वो सोइंग करेंगे उसमें 20% सीड वो जो नए डेवलप हुए उसको वो सोइंग करेंगे और उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे। विद द रिजल्ट कि ब्राज़ील अब यील्ड में तो ऊपर है ही है, एट द सेम टाइम वो यूएस की मोट कॉटन को भी बराबर टक्कर दे रहा है और ऑलमोस्ट एट पार बेसिस पे बिक रहा है। तो ऐसा नहीं है कि रेन फेड होने की वजह से मतलब अपने उसमें वही यील्ड नहीं आ सकती, हमें और भी चीज़ें देखनी होगी कि यील्ड क्यों नहीं आ रही, हमारी जो सोइंग की जहाँ और कोई प्रैक्टिस है कहाँ पे हम फॉल्टी हैं। तो ललित, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपना ये जो विज़िट था उसके जो सिनॉप्सिस है और जो आपकी रिकमेंडेशंस है वो ज़रा आप सर्कुलेट करिए, हमारे को एसोसिएशन को सर्कुलेट कर दीजिए। श्योर सर, हम उसके ऊपर काम करेंगे, उनकी सिखाई आगे बढ़ाएंगे। आप तो कर ही रहे हो, जैसे अभी मध्य प्रदेश वगैरह में आपने शुरू किया है, तो हमारे साथ मिलके तो बाकी जगह भी हम उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। और एनीबडी एल्स हैज एनी अदर पॉइंट? या प्लीज। थैंक यू। सबसे पहले तो जितने भी किसान भाई आज इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं उन सबको मेरा राम राम। मैं आप लोगों के लिए बात करूंगा यहाँ पे। तो साहब, आपने जो बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि ये यील्ड इंप्रूव क्यों नहीं हो रही है। अगर आप हिस्टोरिकली कपास के उत्पादन को देखें सर, तो ये हमेशा टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा है, चाहे वो हाइब्रिडाइजेशन हो, चाहे बीटी कॉटन का इंट्रोडक्शन हो। जब तक सीड के माध्यम से टेक्नोलॉजी किसानों तक नहीं पहुंचेगी, कपास के अंदर ब्रेक थ्रू उत्पादन में लाना बहुत ही मुश्किल है। हम जितने भी चाहे गैप की प्रैक्टिसेस हो या सॉइल बेस्ड टेस्टिंग हो, INM हो, ये प्रैक्टिसेस बहुत अच्छी है, ये किसानों को इंक्रीमेंटल यील्ड इम्प्रूवमेंट दे सकती है। लेकिन एक वैज्ञानिक होने के नाते मेरा ऐसा मानना है कि कपास के अंदर पिछले 20 सालों से सीड के अंदर कोई नया इनोवेशन नहीं आ रहा है। अब ये इनोवेशन क्यों नहीं आ रहा है? क्या नए इनोवेशन मार्केट में नहीं है?
क्या उन इनोवेशन को लाने में कुछ रेगुलेटरी दिक्कतें हैं, इन सब को हम CTC आपके जो ऑर्गेनाइजेशन के साथ माध्यम से अगर हम इनका कोई सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। आज जो किसान कपास लगाता है, सबसे बड़ी समस्या उसकी खरपतवार को मैनेजमेंट करना है। खरपतवार 30 से 35% जो यील्ड है उसको नहीं होने देता। उसमें 30% यील्ड आप इंक्रीज कर सकते हो अगर आप प्रॉपर खरपतवार का मैनेजमेंट करो। किसानों के लिए पिकिंग की बहुत बड़ी समस्या है, लेबर बहुत बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी कपास के अंदर समस्या आज लेबर की है, चाहे खरपतवार मैनेजमेंट की हो चाहे पिकिंग की हो। जो टेक्नोलॉजी आप ब्राजील की बात कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं जहां बहुत अच्छी यील्ड है, वो कंट्रीज आज हमसे 3 पायदान आगे हैं टेक्नोलॉजी एक्सेप्टेंस के लिए, और वो सारा रेनफेड है। जब तक इस देश के अंदर रामास्वामी जी यहाँ बैठे हैं, हमारे CSIR के डायरेक्टर साहब भी यहाँ बैठे हैं, ये सब जानते हैं कि जब तक सीड के माध्यम से ब्रेक थ्रू नहीं लाएंगे तब तक कपास के अंदर जो नेक्स्ट यील्ड रिवोल्यूशन हमारे देश में मिल नहीं सकता। तो आपसे मैं ये निवेदन करूंगा, अभी बाद में क्वेश्चंस हैं तो अपना रिपीट नहीं हो तो इसको अभी छोड़ते हैं, फिर इसके धन्यवाद। बाद आते हैं टेक्नोलॉजी पे आते हैं, ठीक है। दी अदर इशू जो इंडस्ट्री फेस करती है, हमारा कस्टमर फेस करता है, वो ये है कि हमारी जो कॉटन्स है, आज हालांकि मेरे CCI के चेयरमैन अग्रवाल जी ने बड़े ऑप्टिमिज्म से कहा कि हमारी कॉटन बहुत अच्छी है। मैं कहता हूँ कहाँ नहीं अच्छी है, हमारी कॉटन अच्छी है, लेकिन हमारी कॉटन कंटेमिनेटेड है। आज जो मुआवजा मिलना चाहिए वो पूरी कॉटन का मुआवजा कॉटन को नहीं मिल पाता है। हमारी कॉटन कंटेमिनेट होने की वजह से काफ़ी कंप्लेंट हमारे कस्टमर से हमको सुननी पड़ती हैं। तो अब प्रशांत जी, मेरा आपको सेकंड क्वेश्चन ये है कि जो कंटेमिनेशन की दुविधा आपके सामने आती है, अगर आप एक्सपोर्टर हैं या बड़े बड़े ब्रांड्स को आज काम करते हो, तो जो कंटेमिनेशन की इशू है वो कितनी ग्रेव है और उसके लिए आपका क्या सुझाव है कि कैसे अपनी कॉटन को कंटेमिनेशन से बचा के कंट्रोल को। कंटेमिनेशन तो आज अपने हाथ से करते हैं, मशीनों से करते हैं, लेकिन जहाँ उपजती है और जहाँ तक पैक होती है उस पीरियड में क्या किया जाए जिससे कि अपना कॉटन जो है लीस्ट कंटेमिनेटेड हो। प्रेम अंकल, कंटेमिनेशन जो मैं समझता हूँ, अभी 2 प्रकार के कंटेमिनेशन हम फेस कर रहे हैं। पहला तो एक फॉरेन मटेरियल है, बेसिकली कलर्ड मटेरियल जो कॉटन नहीं है, उसमें प्लास्टिक्स हैं, जूट है, एनी अदर मटेरियल विच इज़ नॉट सपोज टू बी कॉटन, जो उसमें मिक्स हो जाता है। ये प्लकिंग के समय होता है, स्टोरेज के समय होता है, या फिर इवन जिनिंग सेंटर्स में बिकॉज ऑफ नॉट यूजिंग द बेस्ट प्रैक्टिसेस, राइट प्रैक्टिसेस नहीं होने के कारण होता है। और ये प्रॉब्लम काफ़ी एक्यूट है इंडिया में, जिसके कारण एटलीस्ट 5 से 10 सेंट का नुकसान हम हमारे कपास पे झेल रहे हैं। इसके लिए काफ़ी हम लोग काम कर रहे हैं, सिटी CDRA के थ्रू भी काम कर रहे हैं। हमने फर्टिलाइजर कंपनीज जो कि बहुत सारी उनके बैग्स निकलती है, उनको रिक्वेस्ट किया है कि वो किसान तक उनका कनेक्टिविटी है तो वे उनको कलर्ड फाइबर का जो बैग्स हैं वो देवें, बिकॉज अदरवाइज किसान यदि व्हाइट पॉलीप्रोपिलीन बैग वापरता है कपास को लेके आने के लिए एक जिनिंग सेंटर तक, तो वो व्हाइट को सेपरेट करने में आज बहुत सारे स्पिनिंग मिल्स या जिनिंग सेंटर्स, जिनिंग इक्विपमेंट जो है दे आर नॉट केपेबल इनफ कि वो व्हाइट कंटामिनेशन निकाल सकें। तो यदि हम एटलीस्ट वो व्हाइट को एक बार कलर्ड कर पाएं तो एटलीस्ट आज स्पिनिंग में टेक्नोलॉजी अवेलेबल है कि कलर आइडेंटिफाई हो जाता है और वो सेपरेट किया जाता है। तो मेरा पहला निवेदन और पहला रिक्वेस्ट फोरम पे ये रहेगा कि व्हाइट कलर को हम अवॉइड करें, हम कलर्ड बैग्स की तरफ जाएं एट दी जिनिंग सेंटर्स एज वेल एज एट दी फार्मर स्टेज, सो दैट वो कंटेमिनेशन एटलीस्ट हमारा अवॉइड हो जाए और वो सेपरेट हो सके। कस्टमर के एंगल से क्या इश्यूज आएंगे, आई थिंक श्रेयस्कर विल बी बेटर पर्सन टू आंसर दैट। अदर इशू ऑफ कंटेमिनेशन इज इन मिक्सिंग ऑफ कॉटन, उसको भी मैं कंटेमिनेशन बोलूंगा और ये भी हमारे यहाँ बहुत प्रिवेलेंट है। इसमें एक बहुत बड़ा कारण है आज जो हमारी मानसिकता है कि जिनर्स को हम प्रीमियम देने के लिए तैयार नहीं है। जो अच्छी मिल्स है, जैसे एज एक
इंटीग्रेटेड मिल्स हैं या जो अच्छे स्पिनर्स हैं, वीवर्स हैं, यदि वो एक अच्छे जिनर्स को प्रीमियम देंगे तो ऑटोमेटिकली जिनर्स विल बी एनकरेज्ड टू हैव अच्छे प्रैक्टिसेस, बेटर क्वालिटी ऑफ कॉटन, मेक श्योर कि एक जैसा ही कपास वो एक जगह ग्रेडिंग करें सो दैट अच्छी क्वालिटी ऑफ आउटपुट उनको धागे में मिले, कपड़े में मिले। और साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस प्रकार के चीजों का चेन एक लिंक बने, ट्रेसेबिलिटी रहे, तो अपने आप प्रीमियम यदि मिलने लग जाएगा तो आई एम श्योर ये कंटामिनेशन का प्रॉब्लम खत्म हो सकता है, बिकॉज एट स्पिनिंग एंड वीविंग स्टेज एंड प्रोसेसिंग स्टेज में काफी काम किया गया है। अब हमें जिनिंग और मे बी फार्मिंग में थोड़ा सा और काम करने की जरूरत है। Shirekar, if you want to add anything. तो पहले तो मैं यहाँ पे सारे किसान भाई और बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब जो भी पुरस्कृत हुए हैं, आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे दूसरा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना था, इस वर्ष तो वैसे ही पूरा हो गया। हमारे लास्ट ईयर से जो इनकम है किसानों की डबल हो गई एटलीस्ट कपास के अंदर में, वो मैंने देखा, तो ये भी अच्छी बात रही है हमारे किसानों के लिए। और ट्रेड ऑल दो उसके लिए कंप्लेन कर रहा है, बट आई थिंक इट्स अ गुड थिंग फॉर द फार्मर्स। जहाँ तक कंटामिनेशन की बात है, तो अभी पिछले साल भर से हम बहुत स्टडी कर रहे हैं एट द गवर्नमेंट लेवल, और हमने पाया इन स्पाइट ऑफ जितने भी हम स्पिनिंग के अंदर में हमारे कट्स ऑलमोस्ट 25 से 40% बढ़ जाते हैं स्पिनिंग में कंटामिनेशन, ब्लो रूम के अंदर में भी और फाइनल ऑटो कॉर्नर के ऊपर में भी, उसको निकालने के बावजूद DHU डिफेक्ट्स पर 100 यूनिट्स जो मेजर करते हैं तो 6 से 14% हमारा कंटामिनेशन की वजह से आता है ऑन द बेस्ट ब्रांड्स जो हम बनाना चाहते हैं। तो उतने हमारे गारमेंट रिजेक्ट करने पड़ते हैं या मेंडिंग होती है उसमें भी सिग्निफिकेंट अमाउंट रिजेक्ट हो जाता है। काफ़ी किसानों के मैं घर गया हूँ और जिस तरीके से हम काम करते हैं खेती के ऊपर में, जो ट्रेनिंग हम बाकी बात कर रहे हैं, खाली बेसिक हाइजीन फैक्टर के ऊपर में काम करने की ज़रूरत है। हम बहुत रंगीन लोग हैं, देश हमारा रंगीन है, अच्छी बात है, पर किसान साथ में साड़ी, चप्पल, पान पराग के पाउच, सारी चीज़ें हमको मिलती है। तो वो कंटिन्यूस एंगेजमेंट, कंटिन्यूस अलाइनमेंट हमारे किसानों के साथ हमको बहुत ज़रूरी है, ये सिखाने के लिए कि ये रंग हमारी वैल्यू को बढ़ाता नहीं है, डिस्ट्रॉय कर देता है, बहुत सिग्निफिकेंटली डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके लिए हज़ारों लोगों की मेहनत पूरी सप्लाई चेन के अंदर में बीज से लेके जो फाइनल गारमेंट बनते हैं उसको हमको वापस से उस पर काम करना पड़ता है। जैसे प्रशांत ने बोला, अब कुछ जिनर्स हैं जो बहुत ही कॉन्शियस हैं और उस पर काम कर रहे हैं, अप्रॉक्सीमेटली 1000 रुपया पर कैंडी ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, पर फिर भी वो वर्थ है उसके ऊपर में काम करना। पर वो सिटी CDRA को भी बहुत और काम करना है किसानों को ट्रेनिंग करने के लिए, और 90,000 किसान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन इट पॉसिबल नहीं है एक एक किसान को हम करें। तो फार्मर फील्ड स्कूल के थ्रू जो अभी है या FPOs के थ्रू हम किसानों को ये मैसेज पहुंचा सकते हैं कि कैसे कंटामिनेशन को अवॉइड किया जाए। स्पेशली एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन में हम देखें इतनी महंगी कॉटन है, और पीमा और इंडियन कॉटन के अंदर में मतलब एक फैक्टर जो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है कॉटन की वैल्यू, वो कंटामिनेशन, फॉरेन फाइबर कंटामिनेशन है। तो हमें उस दिशा में बहुत काम करने की ज़रूरत है, पर निश्चित सिटी CDRA के थ्रू हम फार्मर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं और भी तरीके से कर सकते हैं। तो चौधरी साहब ने बोला, उसको एक्सटेंशन ही करूँगा विद डाटा ओनली, कि जैसे उन्होंने बोला कि एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल में DCH के जो प्राइजेज़ हैं आज की डेट में 1,10,000 से 1,15,000 रुपये खंडी हैं, और उसी क्वालिटी की कॉटन पीमा है, वो आज उसका भाव है 2,10,000 रुपये खंडी। और डिफरेंस उसमें क्या है? डिफरेंस सिर्फ कंटामिनेशन का है। अगर उसमें कंटामिनेशन आओ तो आपकी 1,15,000 रुपये खंडी वाली कॉटन 2,10,000 रुपये खंडी बिके। तो आप सिमिलरली उस एक और कॉटन है गीज़ा कॉटन, वो DCH से एट पार या थोड़ी हल्की पड़ती है इन टर्म ऑफ UHML, तो वो भी 1,60,000-70,000 रुपये कंडी बिकती है। वो इंपोर्ट क्यों करनी पड़ती है हम सब लोगों को? क्योंकि इंडियन DCH कंटेमिनेटेड कॉटन है। अदरवाइज इंडियन DCH कॉटन इज़ बेटर देन पीमा, उसकी फील और शाइन की वजह से। I'll now ask Shreya, basically, as we have been discussing right from the morning, कि ऑर्गेनिक कॉटन जो है काफ़ी अभी पॉपुलर होती चली जा रही है, और इंडिया ही एक इतना बड़ा देश है जो ऑर्गेनिक कॉटन की उपज करता है। तो लेकिन क्योंकि ये ऑर्गेनिक है, फार्मर को उसकी जो पैदावार है वो कम मिलती है, तो उसको कैसे इंसेंटिवाइज किया जाए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक कॉटन की प्रोडक्शन करे
और अपने को एक बड़ी अच्छी मार्केट जो है दुनिया की, और लोकल के भी अभी जैसे अभी ऑर्गेनिक लोकली इज ऑल्सो बिकमिंग वेरी पॉपुलर, इंटरनेशनली इट इज बिकमिंग पॉपुलर, तो उसके लिए अपने को क्या करना चाहिए? मलिक साहब, पहले तो मार्केट की आज हमको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट इतनी अच्छी है अभी ऑर्गेनिक जैविक कपास की कि आज के समय पे जो हमारी चिंता है वो कि मार्केट के लिए डिमांड इज़ ग्रेटर देन सप्लाई भी बढ़ते जा रही है। जो हम इफ़ एनीथिंग भारत ये डिस्ट्रॉय कर सकता है अगर हमने अपनी प्रैक्टिसेस को कंट्रोल नहीं किया। तो बहुत ज़रूरी है कि जो कपास मिल रही है, जैसे आपने ट्रेसेबिलिटी की बात करी थी, तो वही कपास आए। इसमें कोई वन साइज़ फिट्स ऑल आंसर नहीं है। हम बहुत अलग अलग किसानों से काम करते हैं। राजस्थान में काम करते हैं जहाँ पे 50 एकड़ ज़मीन है, और झाबुआ में काम करते हैं जहाँ किसान की 1 एकड़ की ज़मीन है। कहीं पे पानी है, कहीं पे रेनफेड है। तो अलग अलग प्रैक्टिस की ज़रूरत है, और सिटी CDRA उस पर बहुत काम भी करता है। तो बहुत अच्छा जो हमने रिज़ल्ट देखे। अब हम किसान से यील्ड की बात नहीं करते, किसान की इनकम की बात करते हैं कि उनकी कमाई कितनी हो रही है। तो पिछले 20 साल से काम करते हमने देखा, जब तक सिर्फ कपास पे फोकस कर रहे थे तो उनकी आमदनी नहीं बढ़ रही थी। अब हम 15 से 20 कपास के अलावा इंटरक्रॉपिंग, बॉर्डर क्रॉपिंग, सारी चीज़ों पे काम करते हैं, जिससे उनकी 30 से 40% आमदनी बढ़ गई है, और ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी मतलब समय लगता है 4-5 साल में जाके उनकी नेट यील्ड भी कम नहीं होती। तो स्पेसिंग, प्रूनिंग, इन सब प्रैक्टिसेस पे बहुत काम करने की ज़रूरत है। जो काम चल रहा है सिटी CDRA मध्य प्रदेश में एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेबल कॉटन पे बहुत अच्छा काम कर रहा है। जैविक पे और काम करने की ज़रूरत है। तो अगर हम उस पर देखते हैं, अभी सॉइल कवरेज के लिए इंडिया में जो है कार्बन कंटेंट सॉइल के अंदर में बहुत ही कम है। सॉइल हम अपना ख्याल खुद से रखती है, उसके अंदर में 2.5 से 3% अगर कार्बन कंटेंट रहेगा तो हमको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे 0.5% से कम है कार्बन कंटेंट इंडियन सॉइल में। अधिकतर 600 से ज़्यादा सॉइल वैरायटीज़ टेस्ट करी गई है। US में भी इसके ऊपर में काफ़ी काम हो गया। तो हम रीजनरेटिव ऑर्गेनिक कॉटन पे भी काम कर रहे हैं, फार्मिंग पे। तो ये दिखा कि आधे % से भी कम कार्बन कंटेंट है। तो सॉइल कवरेज ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। उसके लिए बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो हम बाद में जला देते हैं वो सब नहीं करने की बजाय, तो हमने इस बार जैसे तुअर के ऊपर में कहीं पे मक्का लगाते हैं, कहीं और फसल लगाते हैं, तरबूज लगा देते, वो सब साथ साथ में उन लोगों के करते हैं खेती पे। तो एक बैलेंस भी हो जाता है, किसान को खाने के लिए भी मिलता है। काफ़ी किसान तो खुद अपने घर में उन लोग बेसिक दाल रोटी खाने के लिए उन लोग उतना नहीं उगाते। तो वो बहुत ज़रूरी है कि जब ये इंटरक्रॉपिंग होती है 1 एकड़, जो मार्जिनल फार्मर्स है स्पेशली, तो उनका 12 महीने घर पे खाने के लिए भी वो मिल जाती है, और कपास भी बेटर हो जाती है, ओवरऑल सॉइल फर्टिलिटी भी बेटर होती है। ये छोटे फार्मर्स के लिए काम करते हैं, जहाँ खुद उन लोग ज़्यादा मेहनत कर। बड़े किसान जो है वो मेहनत करना नहीं चाहते, वहाँ की प्रैक्टिसेस अलग होगी। तो वहाँ हमको स्पेसिंग, जैसे वो बात कर रहे थे कि 1 हेक्टेयर में 50,000 वो लगाते हैं प्लांट्स, तो वैसी स्पेसिंग अभी भी काफ़ी जगह मिसिंग है। उसके ऊपर में काम करें। हम प्लांट्स को रैंडमली उगने देते हैं, प्रूनिंग करनी बहुत ज़रूरी है, वो करेंगे तो बेटर हो जाएगा। तो ठीक है, अभी इसके ऊपर काफ़ी अवेयरनेस जो है बढ़ाने की ज़रूरत है, काम करने की ज़रूरत है। हाँ समय आई साहब ने जो जैविक कपास का मुद्दा उठाया है, मुझे ऐसे लगता है कि सिटी के माध्यम से सरकार को 2-3 चीज़ें, जैविक कपास के उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, उसमें क्या करना चाहिए। सबसे बड़ी समस्या किसान की ये है कि जो जैविक कपास के उत्पादन के लिए जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो बड़ा टीडियस है। तो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को सिंप्लीफाई करना बहुत ही ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि उसकी जो फीस है वो किसान अफोर्ड नहीं कर पाता। किसान के लिए वो फ़ी पे करना 5-7 हज़ार रुपये पर एकड़ पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत मुश्किल होता है। इसलिए किसान खुद एज ए इंडिविजुअल जैविक कपास में रजिस्ट्रेशन करने के लिए इच्छुक नहीं रहता है। आज के दिन जो भी रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, और ये बहुत बड़ी क्वांटिटी का जो जैविक कपास आपको मिल रहा है, ये सारा के सारा ICS सिस्टम के माध्यम से हो रहा है। आपको सब जानकारी है इसके बारे में। कंपनीज़ है वो किसानों को इनरोल करती है, और कंपनीज़ ही उन सबको कंट्रोल करती है। मेरा ऐसा मानना है कि सिटी सरकार को ये भी बात बताए कि जो किसान जैविक खेती करना चाहता है, क्योंकि जैविक खेती के अंदर उसके अंदर ईल्ड पेनल्टी आएगी, तो ईल्ड पेनल्टी से निपटने के लिए किसानों को जो जैविक खेती रजिस्टर कर रहा है उसको इंसेंटिवाइज किया जाए। तो अगर सरकार 10-15 हज़ार रुपये पर एकड़ के
हिसाब से किसानों को अगर इंसेंटिवाइज करे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान जैविक खेती की तरफ आकर्षित किया जा सकता है। थैंक यू। मैं एक पॉइंट और ऐड करना चाहूँगा, जो सिटी को काम करना चाहिए, पॉलिसी एडवोकेसी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंटामिनेशन बहुत हो जाता है। एक किसान जैविक कर रहा है, एक नहीं कर रहा, तो उसकी वजह से उस पर चैलेंज आते हैं। तो क्लस्टर्स हम बना सकते हैं जैविक के, जो काफ़ी सालों से बात हो रही है पर उस पर काम नहीं हुआ। वहाँ पे अगर एडिशनल प्रीमियम भी देना है, कुछ भी देना है, वो करके इंश्योर किया जा सकता है। मार्केट प्लेस है उसके लिए, पर ऐसे क्लस्टर्स एग्जिस्ट नहीं करते जैविक कपास के लिए। You know, Mr. Mahajan is the raw material head of Bardhaman Group, which is one of the largest spinners in the country. What is your experience? You have been involved in Madhya Pradesh for increasing the production of ALS quality as well as organic. तो अपना जो एक्सपीरियंस है उसको जरा नरेट करिए, और साथ साथ में सेकंड क्वेश्चन भी उसके से लिमिट जॉइंट ही है कि व्हाट प्रैक्टिसेस यू सजेस्ट शुड बी अडॉप्टेड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ कॉटन। जैसा कि मलिक साहब ने बताया कि वर्तमान मध्य प्रदेश में सिटी सीडीआर का जो प्रोजेक्ट शुरू हुआ, जहाँ इसको थॉट प्रोसेस शुरू हुआ, आज से 4 साल पहले शुरू हुआ था। वर्तमान तभी से इससे साथ जुड़ा हुआ है फ्रॉम द नेशनल स्टेज, जब राइट फ्रॉम द गेटिंग अप्रूवल फ्रॉम एमपी गवर्नमेंट इसके लिए, उसके बाद एक्टिविटी प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन। उसके पीछे एक खास पर्पज़ था वर्तमान जुड़ने का कि इंडिया चाहे आज नेट कॉटन एक्सपोर्टर है, पर ईएलएस कॉटन में ये नेट इंपोर्टर है। इंडिया की जो ईएलएस कॉटन की रिक्वायरमेंट है दैट इज़ अराउंड 1,50,000 टन के आसपास है, और ईएलएस कॉटन जो अभी जहाँ कुछ से पहले हो रही थी वो 80 से 85,000 टन के आसपास हो रही थी। तो हमने सोचा कि इससे जुड़ के एक तो क्वालिटी भी इंप्रूव हो जाएगी, और यील्ड अगर इंप्रूव होती है तो डायरेक्टली वो उसकी अवेलेबिलिटी पे इम्पेक्ट करेगी। तो मध्य प्रदेश को क्यों चुना गया? क्योंकि मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटका, ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे ईएलएस कॉटन की प्रोडक्शन होती है, और उसमें मध्य प्रदेश मोर देन 50% कंट्रीब्यूट करता है। तो रतलाम और सराउंडिंग एरियाज़ में इस एक्टिविटी को प्लान किया गया, और मुझे आपसे जानकारी शेयर करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि 4 साल के अंदर अंदर यील्ड में ऑलमोस्ट 30% की इम्प्रूवमेंट आई है, जो कि 480 केजी पर हेक्टेयर यील्ड होती थी लिंट की, वो अभी 650 केजी पर हेक्टेयर लिंट की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है, जो कि सीधा फार्मर्स को तो फ़ायदा है ही है, और उसका फ़ायदा टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी है। यील्ड के साथ साथ इसमें जो फाइबर क्वालिटी पैरामीटर इंप्रूवमेंट आई है वो ये आई है कि तब आज से 3-4 साल पहले डीसीएच की क्वालिटी 34.5 हद 35 mm, जो बहुत सीज़न में थोड़ी से टाइम के लिए आती थी, और इस बार जो कॉटन की क्वालिटी आई है उसमें 36-36.5 mm की लेंथ आई है, और साथ साथ में जीपीटी जो 35-35.5 के आसपास थी, इस बार एज आई एज 40 जीपीटी तक हमने अचीव किया है। 40 जीपीटी अचीव करने का मतलब कि हमने पीमा वाली जो जीपीटी उसको टच कर लिया है, और इसमें सिर्फ गीज़ा की जीपीटी 40, 42, 43 के आसपास होती है, और इसी तरह में हम काम करते रहे तो पॉसिबल है कि आने वाले 2-3 साल में हम जीपीटी और भी बढ़ा पाएंगे। माइक रादर इस बार जो था वो कोर्सर साइड में था। नॉर्मली जो एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन होती हैं उनका माइक 3.34 से लेकर 3.78 तक होना चाहिए सूटेबली, पर इस बार जो इसका माइक था वो एवरेज 4.1 के आसपास था, 3.76 भी थी और उस 4.44 तक भी गया है। तो यानी वो बट जो लेंथ और स्ट्रेंथ में इम्प्रूव है से माइक उसको ये सफिशिएंटली माइक को कवर कर लेती है चीज़ें जी। लास्ट मंथ मैं सिटी सीडीआर के ऑफिस बीरर के साथ और डॉक्टर राधेश्याम त्रिपाठी के साथ फार्मर्स को मिलने भी गए थे। तो जितने भी फार्मर समूह को मिले हैं ये जान के खुशी हुई कि वो सभी बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड थे इस प्रोजेक्ट के साथ और काफ़ी एक्साइटेड थे। उनको पता था कि हमने कौन कौन से सीड यूज़ किए हैं और अगले साल में कौन से सीड यूज़ करने हैं, सो दैट कि उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इम्प्रूव हो।
दूसरा क्वेश्चन जो आपने पूछा, क्या क्या सुधार और करने की आवश्यकता है, तो बात वहीं आती है कि एक सुधार तो कंटेमिनेशन में करने की आवश्यकता है। अगर कंटेमिनेशन फार्मर्स को जागरूक कर दें कि आप अपनी कॉटन की जो पिकिंग करते वक्त आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और उसको स्टोरेज के वक्त क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, तो इनकी क्वालिटी, जो प्रोडक्ट की क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट की वैल्यू अपने आप बढ़ जाएगी। दूसरा, एक जो डॉक्टर त्रिपाठी हर बार बोलते हैं, इनके साथ मैं भी फार्मर्स को डीटॉपिंग करते रहना चाहिए हमेशा अपनी इसकी स्टेम्स का, सो दैट कि डीप टॉपिंग से करने से फ़ायदा होता है कि जो उसके डेंडू हैं वो एक तो ताकतवर होते हैं और रेशा बढ़िया बनता है उससे। Okay, Lalit, thank you very much. Time is at our disposal a little shorter. I'll move on to Dr. Manekam. Dr. Manekam is the principal investigator on plant breeding at AICRP on cotton and principal scientist plant breeding. So I will just ask you, Doctor, what is the kind of the plantation system should be introduced to improve the yield and the quality of cotton? That's number one. And I can also give you the second simultaneously, which has already been circulated. Can we move further to genome editing technology in cotton to develop stress and pest tolerance varieties? And what are the different platforms to breed the new cultivars of cotton? Okay, very good afternoon to one and all. Some of the questions posted to me are very interesting. Almost from the morning we have been discussing about the planting system. What kind of planting system we have to follow for increasing the production as well as productivity along with the fiber quality. Since CTCDR is concentrating more on ELS cotton, so I'll just brief about how to improve or increase the productivity of ELS cotton, especially like Barbadans as well as H-B hybrids. If you see, generally the plant population being maintained is less than 10,000 plants per hectare. That is what the farmers generally practice in our country, especially for ELS cotton. If you see the genetic potential or whatever the new varieties as well as hybrids which are in pipeline, there is not much scope for improving the yield. So we have to think about alternative management strategies to improve the productivity. In this, we have found that by plant architecture management, we have to almost double the plant density so that we can improve the productivity by 50 to 60%. Means whether it is possible to alter the plant architecture. When we go for doubling the plant population, definitely we have to go for plant architecture management. And there are now plant growth hormones are available, which will actually reduce the both vertical as well as horizontal growth of the plant, like mepicol chloride. Commercially it is available in Chamatkar. That can be utilized for arresting the rapid growth of plant in both vertical as well as horizontal direction. So by this, definitely we can improve the production by productivity of the plants or per hectare yield by up to 50 to 60%. And another important agronomic manipulation for improving the productivity of ELS cotton is combined use of drip fertigation system as well as polymulch system. Actually, by this system, definitely we can double the productivity, which has been experimented very well in Kharif season in our station for the past 10 years. So by this combination of plastic polymulch and fertigation, we can definitely double the ELS cotton and varieties as well as hybrids. Coming to hirsutum, so many discussions have taken place on high density planting system. Is there any variety available for high density planting system,
and what should be the population to be maintained per hectare, so that we can go for complete mechanization of the cotton plant, say from seed to seed, means from sowing to harvest. So there are now in our All India Coordinated Research Project, because of continuous efforts, now several new varieties are in pipeline for suitable for high density planting system. And even from our CICR, we have released some long staple and extra long staple Hirsutum compact varieties suitable for HDPS system. And by this, actually, we can accommodate more than 1 lakh plants per hectare. And by this way, we can definitely go for complete mechanization to improve the production as well as productivity. Coming to the second point, whether we can employ genome editing for the benefit of cotton. Definitely, sir. Genome editing is an important tool actually which is now available with the crop improvement scientists for improving different traits of our interest. Actually, this is a very powerful tool, and even the government of India has now deregulated SDM1 and SDM2 events of genome editing from biosafety regulation. So that is the importance being given by the government of India also for employing the genome editing technology for improvement of various crop, especially for cotton. At CICR Nagpur, we have a team of scientists who are working in genome editing for say drought tolerance. Because all of us know, almost 2/3 of our cotton cultivation is totally rain-fed, and it is exposed to different kind of droughts during the different growth period. So we wanted to improve the drought tolerance in cotton plants by utilizing the genome editing technology. Actually, drought tolerance is like a sort of mechanism. Actually, it is not a single event or single gene which controls drought tolerance. So different, it is a cascade of events which leads to drought tolerance. And now at CICR, we are working on identifying and targeting some of the genes which can confer the tolerance to drought. Doctor, can we finish it here? Because the next session is going to start. Okay. Mr. Chaudhary, you have something to make Two, three points, sir. presentation? 2-3 points, sir. Yeah, quickly, please. Yeah. सर, जैसा मैंने जब बात की थी कि अभी अगर कॉटन के अंदर ब्रेक थ्रू लाना है तो नेक्स्ट जनरेशन बायोटेक ट्रेड को हमें डीरेगुलेट करवाना पड़ेगा, पहली बात सर। सर, दूसरी बात, हमारे देश के अंदर जो हिट्रोसिस ब्रीडिंग का बहुत बड़ा प्रोग्राम चलते थे, जिसमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि सरकार ने कपास के बीज का प्राइस कंट्रोल किया हुआ है, उसकी वजह से जो ब्रीडिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट चाहिए और जो ब्रीडिंग करने के लिए एफर्ट्स लगाने चाहिए वो कंपनीज कम लगा रही। तो ये प्राइस कंट्रोल काफ़ी लंबे टाइम से चल रहा है और ये किसानों को इससे नुकसान हो रहा है। तो ये प्राइस कंट्रोल जो सीड के ऊपर है ताकि न्यू हिट्रोसिस को लेके आए। सर, तीसरा पॉइंट, सरकार जब एमएसपी डिक्लेयर करती है, एंड आई थिंक सीसीआई के चेयरमैन साहब होंगे यहाँ, तो ये मीडियम और लॉन्ग स्टेपल के ऊपर ही एमएसपी डिक्लेयर होती है। तो हम क्या ईएलएस कॉटन के लिए भी एमएसपी डिक्लेयर करवा सकते हैं? आ रही है? इसके अंदर सर तीनों कैटेगरी के अंदर अगर जिनिंग आउटरन के ऊपर अगर कुछ प्रीमियम किसानों को मिले सर, तो आप जो ये 7-8% का बेनिफिट इंडस्ट्री को होगा, देश को होगा, किसानों को होगा, उसका भी फायदा किसानों को हो सकता है। सर, लास्ट पॉइंट, आज किसान को सबसे बड़ी समस्या पिंक बोलवर्म की है, जो गुलाबी बॉन्ड अली की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। सर, पिछले साल मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने सीआईसीआर के साथ मिलके मेटिंग डिसरप्शन के ऊपर 300 एकड़ के अंदर हमने एक्सपेरिमेंट किया था आपके नागपुर के अंदर। तो हमने फेरोमोन बेस्ड न्यू टेक्नोलॉजी, जिसे कि मादा और नर खेत के अंदर एक दूसरे से नहीं मिल पाए, एग लेइंग नहीं हो, लार्वा नहीं बने और कपास की नुकसान नहीं हो और क्वालिटी के अंदर भी अच्छी बने। तो ये जो मेटिंग डिसरप्शन टेक्नोलॉजी है, इसको सीडीआरआई के थ्रू और सरकार की कोई स्कीम्स के थ्रू हम किसानों तक कैसे लार्जर स्केल पे लेके जाएं, इसकी तरफ हमें एफर्ट करने चाहिए। थैंक यू सो मच। To cooperate with us, come back with your suggestions to City CDRA
and wherever is possible for us to intervene and go ahead, and also make the representation to the government wherever is required in terms of, okay? Thank you very much. And I'll only say that it has been a very lively session with all the panelists have expressed their views very well. And I think we will learn from their experience, and each one of us would have also got something in lieu from this session. And looking forward to a very good growth and prosperity, both for the farmers, for the industry, and our consumers, seamlessly and in a transparent and traceable manner. And with these few words, I thank you for your patient listening. Thank you, everybody. Thanks a lot. I would like to just make a small announcement. We are, as an integrated company, we have just started utilizing the cotton to its fullest. Cotton से हम लोग apparel तक लेके जा रहे हैं, cotton lint को, और seed को भी हमने एकदम high quality protein बनाया है, which is this 52% protein, और oil का भी हम लोग cotton seed oil का भी पूरा हम लोग extraction करके oil बना रहे हैं. And on this forum, on this 50th golden anniversary, I would like to make a small announcement on the contribution. Whatever apparels we will be selling out of our this product, we will be contributing 25 rupees per apparel and 100 rupees per quintal on oil sale for farmers welfare. This is a small announcement on my part from our company on this platform. Thank you. थैंक यू वेरी मच. बहुत बहुत धन्यवाद. लेकिन हमारे जो डिग्नेटरीज गणमान्य मंच पर बैठे हुए हैं, हम इनका हृदय से धन्यवाद करना चाहते हैं. और सबसे पहले मैं निवेदन करना चाहूँगी आपसे श्री प्रेम मलिक जी कि कृपया श्री पी.डी. पटौदिया जी को ये मेमेंटो भेंट करें. मेमेंटो का मतलब होता है स्मृति चिन्ह, और स्मृति का मतलब होता है यादें, सुखद यादें. आज के कार्यक्रम की सुखद यादें हमेशा के लिए इनके हृदय में बस जाएं, इसीलिए ये मेमेंटो, ये स्मृति चिन्ह इन्हें दिए जा रहे हैं. और अब मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगी रिस्पेक्ट श्री पी.डी. पटौदिया जी कि हमारे सारे जो पैनलिस्ट हैं, मॉडरेटर हैं, उन्हें ये स्मृति चिन्ह भेंट करें. सबसे पहले श्री प्रेम मलिक जी, श्री प्रशांत मोहता, श्री श्रेयस्कर चौधरी, श्री ललित महाजन, डॉक्टर मणिकम भगीरथ चौधरी एंड डॉक्टर एस मणिकम.